पाठ 13 आप सबके सामने पेश है और इस पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे हैं। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं उनका 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में जन्म हुआ और जो उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली है वो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से ली है और वो अध्यापक के रूप में, आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर के रूप में और दिनमान जो कि एक जो पत्रिका है, जो समाचार पत्र हैं, उनमें कुछ उन्होंने उप संपादक और संपादक की भूमिका भी निभाई है। तो वहां पर उन्होंने दिनमान में उप संपादक और पराग में संपादक यानी एडिटर की जॉब भी की है, उसमें भी काम किया है। और फिर सन 1983 में उनका आकस्मिक यानी अचानक से निधन हो गया। सर्वेश्वर जो हैं वो बहुमुखी यानी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे और साहित्यकार भी थे। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटककार भी थे। साहित्यकार का मतलब जो साहित्य में अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाता हो और किसी एक ही विधा में नहीं बल्कि सभी विधाओं में अपने लेखनी को इस्तेमाल कर चुका हो और नाम कमा चुका हो, प्रसिद्धि पा चुका हो। वैसे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो थे ही और साथ ही वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे और साहित्यकार के रूप में उन्होंने कवि की भूमिका निभाई है, कहानीकार की भूमिका निभाई है, उपन्यास लिखकर उपन्यासकार की भूमिका निभाई है और निबंध लिखकर निबंधकार की और नाटक लिखकर नाटककार की। सर्वेश्वर दयाल की कुछ प्रमुख कृतियां हैं यानी कुछ उनके प्रमुख लेखों के बारे में हमें बताया जा रहा है। लेख उनके और भी बहुत है लेकिन जिससे उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है या फिर जो लेख ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं उन लेखों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उनमें से कुछ लेख ये हैं: काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सारे जो नाम अभी हमने पढ़े वो एक कविता संग्रह जिसके अंतर्गत और भी अन्य कविताएं हैं उनके द्वारा लिखी हुई। तो ये संग्रहों के नाम हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों उपन्यास हैं। लड़ाई एक कहानी संग्रह है। बकरी एक नाटक है। भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य है। बाल साहित्य यानी बच्चों से संबंधित साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का एक संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। यानी कि अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो लेखक तो हैं लेकिन उनका लेखन ज़्यादातर किस विषय को दिखाता है, वो किससे संबंधित है, वो ये है कि वो मध्य वर्गीय आकांक्षाओं यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनकी चाहते इच्छाएं जो पूरी करने के लिए सारी जिंदगी वो मेहनत करते रहते हैं और किस तरीके से थोड़ा थोड़ा जोड़कर वो अपने आप को आगे तक पहुंचाते हैं, वही उनके जीवन का संघर्ष बतलाने वाले लेखक माने जाते हैं। तो सर्वेश्वर जी जो हैं वो क्या हैं? वो सर्वेश्वर की पहचान जो है मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन जो है वो कैसा होता है? मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, हताशा यानी वो निराश हो जाता है जब बहुत मेहनत कर करके आगे पहुंचने की चाहत में, और कुंठा यानी कि जब लाख कोशिशें करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ हासिल ना हो तो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना जो है वो, ये सारी चीज़ें मध्यवर्गीय जीवन में घटित होती रहती हैं। और मध्यवर्गीय जीवन ऐसा ही बीतता है जहां वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है और कई बार मेहनत करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं साकार हो पाती हैं। तो किस तरीके से वो हताश होता है, कुंठा का शिकार होता है, संघर्ष करता है, शोषण होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, वो सारा चित्रण जो है वो अपने साहित्य में दिखाते हैं। तो सर्वेश्वर जी जो हैं वो स्तंभकार थे और चर्चे और
चरखे नाम से दिनमान में जो वो स्तंभ लिखते थे, स्तंभ यानी स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन जो कि आप आगे की क्लास में जाकर पढ़ेंगे। जब 11th और 12th के सिलेबस में आपको मीडिया से संबंधित एक बुक मिलेगी, जिसमें आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि स्तंभ लेखन क्या होता है, जहां पर एक लेखक जो है वहां पर अपना लेख का एक हिस्सा वहां पर देता है, जिसे स्तंभ लेख कहते हैं। और अपने जीवन से संबंधित जो भी वो चर्चा करना चाहता है या लेख प्रस्तुत कर रहा है स्तंभ लेख में, वहां बात की जा रही है। तो दिनमान में, जो कि एक समाचार पत्र है, उसमें उनका स्तंभ लेख आता था। उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखाते हैं। बेबाक यानी कि बिना डरे जो समाज का चेहरा है उसको अपने स्तंभ लेखन में वो दिखाते हैं। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अभिव्यक्ति यानी बात करने को, पेश करने का जो तरीका है उसमें सहजता है। सहजता जो आप सडन चीजों को बताते चले जाते हैं और स्वाभाविक लगता है, वो बनावटी नहीं लगता है कि आप बनाकर वो चीजें पेश कर रहे हैं। तो वो सहजता और स्वाभाविकता उनकी उस अभिव्यक्ति में हमें साफ दिखाई देती है। अब यहाँ जो ये पाठ दिया गया है, इस पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी है, और वो संक्षिप्त जानकारी क्या है वो इस बॉक्स में लिखी हुई है, जिसे हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण जो होता है वो आपकी जो यादें होती हैं उससे संबंधित एक लेख होता है, जो स्मृतियों से बनता है, और इस स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये स्मृतियां जो है, हमारी जो यादें हैं, वो संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती हैं और संस्मरण को तैयार करती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। इस कसौटी पर, किस कसौटी पर? कि संस्मरण जो है यादों के सहारे लिखा जाने वाला लेख है, और अपनी यादों के सहारे जो लेखक है वो फादर कामिल बुल्के से जो उनका रिश्ता है, जीवन में उन्होंने जो अपना समय व्यतीत किया है उनके साथ, जो उनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने उसको अपने लेख में उतारा है और वो इस पर खरा उतरा है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, बेल्जियम जो कि यूरोप में है, के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो भारत को बनाया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर फादर कामिल बुल्के की चर्चा जो की है लेखक ने, वो बेल्जियम के जन्मे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है भारत को बनाया। और भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। एक जन्म भूमि होती है जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, और कर्म भूमि जहाँ पे आप अपनी जीविका के से संबंधित कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। तो फादर कामिल बुल्के की कर्म भूमि जो है वो भारत रही है। तो कर्म भूमि उन्होंने भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु उन्होंने पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, यानी बहुत करीबी रिश्ते से वो बंधे हुए थे एक दूसरे से, लेखक और फादर बुल्के जी, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। जो लेखक हैं वो बहुत हमेशा करीब रहे, जो भी समय व्यतीत किया उन्होंने फादर कामिल बुल्के के साथ, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक राम की कथा भारत में गाई जाती रहेगी, जिंदा रहेगी, तब तक कामिल बुल्के का नाम भी जिंदा रहेगा, और विदेशी भारतीय साधु के रूप में उन्हें याद किया जाएगा, और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति जो अगाध प्रेम है, यानी जो गहरा प्रेम है, उसका एक उदाहरण के रूप में उनको याद किया जाएगा, उन्हें पेश किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि भारत से प्रेम होने की वजह से ही उनकी भाषा से संबंधित जो उनका अगाध प्रेम था, संस्कृति से संबंधित जो प्रेम था, जो उन्हें उसको कर्म भूमि बनाने को राजी करता है अपनी जन्मभूमि को छोड़कर। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत से उनको कितना लगाव था, यहाँ की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए उनको सदैव इसीलिए याद किया जाता रहेगा, जिसकी विशेष चर्चा जो है हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे कि फादर कामिल बुल्के कैसे व्यक्तित्व के थे, जिनको लेखक ने अपने इस लेख में जगह दी। पाठ 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ का जो शीर्षक है उसको समझना बहुत जरूरी है पाठ को समझने से पहले। तो मानवीय यानी मानवता, करुणा यानी दया भाव, दिव्य चमक, दिव्य यानी दैवीय जो ईश्वर से संबंधित है, और उसकी चमक
तो कहने का अर्थ है कि मानव में जो करुणा का भाव होता है, जब वो सामने आता है तो जो उसकी दिव्य चमक दिखती है, यानी उसमें जो ईश्वर का सा भाव दिखने लग जाता है, वो कितना गहरा होता है और कितना अच्छा प्रभाव छोड़ने वाला होता है, वो इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के जरिए हमें लेखक बताएंगे। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी मानवता यानी इंसानियत में जो करुणा का भाव है, जो उसकी दिव्य चमक है, उससे हमें यहाँ पे रूबरू कराया जाएगा। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक अब यहाँ बताते हैं फादर के बारे में, फादर कामिल बुल्के के बारे में, कि उन्हें जहरबाद था, यानी कि ये जहरीली ऐसी चीज जो शरीर में उनको नुकसान पहुंचाकर उनके मरने की वजह बन गई। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? तो लेखक क्योंकि हमेशा से उनके बहुत करीब रहे हैं, वो जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व दूसरों के प्रति कैसा रहा है। तो वो कहते हैं कि जिसका व्यक्तित्व दूसरों के लिए अमृत के समान मिठास से भरा हो, उसके अतिरिक्त कुछ ना हो, उसके लिए जहर जैसा विधान क्यों रचा गया? उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये सवाल किस ईश्वर से जाके वो पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी कि फादर कामिल बुल्के जो थे, उनका अस्तित्व ही जो है सिर्फ ईश्वर के लिए था, क्योंकि वो एक साधु थे। उन्होंने सारा जीवन अपने ईश्वर के लिए ही बिताया था, तो उनका अस्तित्व जो है वो प्रभु की आस्था में ही रमा हुआ था। वह देह की इस यातना, देह यानी शरीर में जो पीड़ा थी, जो रोग था, जो पीड़ा थी, यातना यानी पीड़ा, और देह यानी शरीर, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें? यानी सारा जीवन उन्होंने ईश्वर की साधना के साथ बिता दिया, अब उम्र का जो आखिरी पड़ाव है उसमें इतनी बड़ी यातना वो कैसे सहें, क्यों सहें? उन्हें ये यातना क्यों दी जा रही है? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। यानी जो एक साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, जिसमें छल कपट कुछ नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ वो प्यार समाये रहता है अपने में, ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ है फादर कामिल बुल्के, जो कि एक लंबे पादरी के सफेद चोगे से ढके हुए रहते थे, और वो आकृति जो गोरे रंग के थे, सफेद झाई के साथ भूरी दाढ़ी थी और नीली नीली आंखें थी, और उनकी बाहें हमेशा लोगों को प्यार देने के लिए खुली रहती थी, आतुर रहती थी, बेचैन रहती थी कि जो भी व्यक्ति परेशान है उसको किस तरीके से प्यार देकर और उसका सहारा बन जाए। इतनी ममता, इतना अपनत्व, अपनत्व यानी अपनापन, इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। यानी यहाँ पता लगता है कि 35 साल से लेखक जो है उनके संपर्क में रहे हैं, जिससे भली भांति वो उनके व्यक्तित्व को जान तो गए ही होंगे कि आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा था। और 35 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है, थोड़े ही वक्त में किसी भी व्यक्तित्व को जाना जा सकता है कि वो कैसे व्यक्तित्व को लिए हुए है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आज भी उनकी बाहों का दबाव, यानी कि फादर कामिल बुल्के जिनकी बाहें हमेशा लोगों की मदद के लिए खुली रहती थी, उन बाहों का दबाव और वो अपनत्व लेखक जो है आज भी महसूस करते हैं। इसलिए उनको उनकी बाहों का वो दबाव आज भी याद आता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे आप एक संगीत सुनते हैं बहुत गहरे अर्थ वाला, आपको उदासी भी देता है, आपके मन को शांत भी करता है, सुकून भी देता है, वैसे संगीत के समान फादर को याद करना था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। कहने का अर्थ है कि क्योंकि लेखक जो है फादर कामिल बुल्के को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे, इसलिए उनको जब वो महसूस करते तो वो कहते हैं कि उनको याद करना, फादर को याद करना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। और उनकी बातों को याद करने से कहने का अर्थ है कि फादर को जब उनका जो व्यक्तित्व था वो लोगों को इस तरीके से अपने आप को पेश करते थे लोगों के सामने कि उनकी बातें सुनकर हर एक व्यक्तित्व अपने कर्म को सुधारना चाहता है, अपने आप को
कर्म करते रहने के लिए संकल्प लेने को मजबूर कर देता है। तो ऐसा ही उनको याद करके भी महसूस होता है। तो लेखक क्योंकि उनके व्यक्तित्व को भली भांति जानते हैं, इसलिए जब वो उनको याद करते हैं तो उनको वैसा ही महसूस होता है जैसे कि वो उनसे सामने रूबरू हो रहे हों, उनसे मिल रहे हों। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त निर्लिप्त यानी शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में, गोष्ठियाँ यानी समूह जो था उनका, जहाँ ये सब इकट्ठे बैठ के अपने पारिवारिक रिश्ते में बंधे जो ये महसूस करते थे उसका आनंद लेते थे। तो हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक बेबाक यानी कि उसमें कुछ छुपा नहीं रहता था, जो असलियत होती थी वो राय दी जाती थी और सुझाव भी दिए जाते थे कि अगर ये गलत है तो इसको कैसे सुधारा जाए। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे, हमें अपने आशीषों से भर देते थे और हमें अपने आशीर्वादों से वो भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य यानी माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो उनकी आंखों में जो प्यार दिखता था वैसा लगता था हमारे बड़े हों, हमारे माँ बाप की तरह वो अपना आशीर्वाद बरसाते थे, अपना जो घर में बड़े के होने का एहसास कराते थे। तो उनकी आंखों में वो तैरता वात्सल्य दिखता था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यानी कि घर में बुजुर्गों का होना ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर छाया है, उनका आशीर्वाद है, यानी हमें हर मुसीबत से बचा लेगा। उसी तरीके से फादर कामिल बुल्के की जो उपस्थिति थी वो लेखक के जीवन में थी, जैसा लगता था कि वो किसी बड़े की भूमिका निभा रहे हैं उनके जीवन में। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। अब यहाँ पर लेखक बातों ही बातों में ये बता देते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के, जो कि एक साधु की भूमिका निभाते हुए आजकल उनके जीवन में मौजूद हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। आखिरी वर्ष में पहुंचकर उन्होंने पता नहीं कहाँ से सन्यासी बनने की इच्छा ठान ली और उनके घर परिवार पूरा भरा पूरा था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी, पिता थे। फिर भी उसके बावजूद भी, यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि सन्यास आदमी तभी लेता है अक्सर जब वो जीवन में किसी तरफ से निराश हो, तो वो साधु बन जाता है। निराश होकर एक जीवन की राह पकड़ लेता है और सन्यास लेता है, धारण कर लेता है और उस ओर बढ़ चलता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के का जीवन तो भरा पूरा था, अच्छा खासा वो पढ़ रहे थे, घर परिवार भी भरा पूरा था, तो उन्होंने सन्यासी बनने के ठाने कैसे? आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक वार्तालाप हुआ है जो शायद लेखक में और यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के बीच में बात हो रही है। यहाँ पर लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती जहाँ आप पैदा हुए हो? तो वो कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। जन्मभूमि यानी उनकी जन्मभूमि जो है रेम्स चैपल थी। तो वो बोलते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर जगह है। तो घर में पूछते किसकी याद आती है? वो बोलते हैं माँ की याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है उन्हें। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते, उन्होंने देखा है उनको। यानी कि जब माँ की बात पूछी जाती है कि उन्हें किसकी घर में याद आती है, तो बोलते कि माँ की याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। और फिर उसके बाद वो माँ की यादों में गहरे से डूबे हुए दिखते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी यानी बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की।
फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वो भारत से बेल्जियम भी गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। अब यहाँ पर बात पूछी जा रही है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। तो वो बोलते हैं कि सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? तो बोलते हैं प्रभु की इच्छा थी। यानी उनके मन में प्रभु की इच्छा इतनी ज़्यादा तीव्र है कि उन्हें सब कुछ छोड़ देने को राजी कर लेता है और वो प्रभु की ओर खींचे चले आते हैं। वे बालकों की सी सरलता, यानी जिस तरीके से बच्चे सरल होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता, जो होता है सीधे साफ सरल सामने नजर आते हैं, वैसे ही प्रभु की ओर बढ़ चलने वाले फादर कामिल बुल्के जो थे, वो ऐसी ही सरलता लिए हुए मुस्कुरा कर कहते हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर जब फादर बुल्के सन्यासी होने, जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। यानी सन्यासी बनने के लिए एक शर्त मिली और उस शर्त के अनुसार उन्होंने शर्त रखी कि वो भारत जाएंगे। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में ये था। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। और इस तरीके से फादर कामिल बुल्के खुद भी नहीं जानते कि उनके मन में ये बात कैसे आई कि उन्हें भारत जाना है। तो भारत जाने की बात मन में क्यों उठी, इसका उत्तर वो यही देते हैं कि नहीं जानता, बस मन में ये था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की उन्होंने। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नीलपंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही इन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश यानी अंग्रेजी से हिंदी का जो मतलब है उसकी एक डिक्शनरी तैयार की उन्होंने, और फिर बाइबल का भी अनुवाद किया। और वहीं वो बीमार पड़े। फिर वो पटना आ गए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। यानी लेखक कह रहे हैं कि वो संकल्प उन्होंने जो धारण कर लिया था कि उन्हें सन्यासी बनना है, उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं और मन से नहीं लगता था कि वो सन्यासी हैं। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनमें ये खासियत थी, उनका ये व्यक्तित्व था कि वो एक बार जो रिश्ता बना लेते थे फिर उसे तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यानी उनका ये व्यक्तित्व था कि जो रिश्ता बनाया है उसको निभाना है तो चाहे जैसे भी निभाया जाए। 10 साल के बाद भी मिलकर वो रिश्ते में वही महक महसूस कर रहे थे, चाहे जैसे भी समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात को झेल कर वो 2 मिनट के लिए ही सही मिले, लेकिन मिलते जरूर थे। ये कौन सन्यासी करता है ऐसा? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। और उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, हर मंच से यानी जहां पे भी उन्हें मौका मिलता उस मंच का वो इस्तेमाल करते, अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते कि उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना है। वो क्यों नहीं है? इसके लिए अकाटे यानी जिसको काटा ना जा सके ऐसा तर्क देते थे कि उसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है मैंने आज तक, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। उपेक्षा यानी बुराई करना, यानी उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी और यही एक ऐसा विषय था जिस पर उनको झुंझलाते हुए देखा जाता था कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे, बुराई कर रहे हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह।
मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक बताते हैं कि घर परिवार के बारे में वो निरंतर पूछते हैं और दुख तकलीफ में सहारा बनकर सामने आते हैं। तो दुख तकलीफ के बारे में पूछना जो है वो फादर कामिल बुल्के का एक स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के ऐसे जादू भरे शब्द निकलते थे जो उनके जीवन को रोशनी से भर देते थे, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी कहने का अर्थ है कि इतना मीठा जो सामने वाले को सुनकर जादू का सा असर कर दे, वो कई जन्मों से तपस्या करने के बाद ही ऐसा जादू आता है जो ऐसा असर डालता है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। हर मौत जो है, हर मृत्यु जीवन को एक नई राह दिखाती है। उसको नई राह दिखाने के साथ साथ एक नई समझ पैदा करती है, एक अनुभव देती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक जो है अपनी पत्नी और जो पुत्र है उसकी मृत्यु के बाद उनकी आज एक बार फिर से याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती वो विरल शांति भी। यानी जो फादर हैं उनकी जो बातें हैं उससे जो मन को शांति मिलती है वो भी साथ में मुझे याद आ रही है कि किस तरीके से मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को याद करके जब परेशान होता हूँ तो उसके फादर कामिल बुल्के के मुख से निकले हुए वो शांति भरे शब्द, वो जादू सा असर कर देने वाली सांत्वना भरी बातें, वो भी मुझे आज वैसी ही याद आ रही हैं। आज वे नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोल कर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। कहने का अर्थ है कि अब ये उस वक्त की बात हो रही है जब फादर कामिल बुल्के अपनी आखिरी समय में थे। तो वो कहते हैं कि दिल्ली में बीमार थे और पता भी नहीं चला। बाहें खोलकर आज उन्होंने गले नहीं लगाया क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं थे। आज वो दोनों बाहें हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। सब कुछ स्थिर हो गया था, थम गया था क्योंकि अब वो नहीं रहे थे। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों में की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, मसीही यानी क्योंकि वो पादरी थे तो मसीही समुदाय के जितने भी लोग थे वो भी वहाँ पे शामिल थे। पादरी गण थे। उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। जब इतने लोगों का नाम लिया जा रहा है तो इतने लोगों का नाम लेने का अर्थ यह है कि फादर कामिल बुल्के का व्यवहार था कि वो रिश्ते बनाते थे और रिश्ते बनाते थे तो उन्हें बनाकर रखने की कोशिश भी किए रहते थे। और अपने जीवन में उन्होंने जहाँ जहाँ समय गुजारा है वहाँ वहाँ उन्होंने रिश्ते बनाए और वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति उनसे ऐसा जुड़ा रहा कि आज उनके आखिरी समय में प्रत्येक व्यक्ति वहाँ शामिल था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको उनको जिसने भी इग्नोर किया हो या फिर ऐसी बातों में वो आखिरी समय में कामिल बुल्के के शामिल ना हुआ हो। तो इसलिए इन नामों को गिनाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ वो थे और उन्होंने रिश्ते बनाए वो हर एक व्यक्ति आज उनके इस आखिरी समय में शामिल था। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई, फिर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, फिर रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। हिंदी में कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? हिंदी जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी लड़ाई की, उन्होंने जिसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। तो मसीही विधि में हिंदी में उनको जो है उनकी आखिरी भेंट की जो उनकी राह थी उसको आसान बनाने के लिए जो विधि थी उसको यहाँ पर
पेश किया जा रहा था। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय, जिसकी राह पर चला जा सके, जैसा उन्होंने किया वैसे ही चलने की कामना करते हुए। अनुकरण करना यानी नकल करना। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके का व्यक्तित्व था, जैसे जैसे उन्होंने काम किए, उसका अनुकरण करते हुए ऐसे ही जीवन में वो भी आगे बढ़ सके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। न आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे अलग सन्यासी के रूप में थे। इसी के लिए वो सबसे अलग थे। आम जीवन नहीं जीते थे, सबके होकर रहते थे, सबसे ऊंचाई पर थे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। और इस तरीके से उनका ये व्यक्तित्व आज भी लेखक को याद आता है और इसलिए उन्होंने उनको याद करते हुए संस्मरण लिखा उनकी याद में। प्रश्न नंबर 1, फादर बुल्के की यातना भरी मृत्यु, यातना भरी यानी कि पीड़ा भरी मृत्यु पर लेखक के मन में, उनके मन में कैसे इमोशंस उत्पन्न हुए और क्यों हुए। लेखक जो है वो सोचते हैं कि फादर बुल्के की यातना भरी मृत्यु क्यों हुई। उससे वो बहुत ही आहत थे, यानी दुखी थे और पीड़ित थे। उसके मन में भावना उभर रही थी, यानी लेखक के मन में ये भावना आ रही थी कि दूसरों के प्रति जिसके हृदय में मात्र करुणा हो। यानी लेखक जो फादर बुल्के को बहुत ही करीब से जानते थे और जानने के बावजूद उनको जब उनके व्यक्तित्व को वो भली प्रकार से जानते थे और ये जाना उन्होंने कि उनकी मृत्यु जो है किस तरीके से कितनी दर्दनाक पीड़ादायक रही है, तो उनको ये याद आता है कि फादर बुल्के जिनके हृदय में सिर्फ लोगों के लिए दुख होता था, दया होती थी, द्वेष यानी कि बुराई तो कहीं से छूकर भी नहीं गई थी। ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसी महात्मा पुरुष के जहरबाद से यातना भरी यानी पीड़ा भरी मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारे सवाल उनके मन में आने लगे। लेखक के मन में ऐसे प्रश्न उभरना जो है वो स्वाभाविक है, यानी नेचुरल है। नेचुरली ये चीज़ जो है किसी के भी मन में आ सकती है। अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है हर तरीके से, किसी भी तरीके से आप उसमें कोई बुराई नहीं गिना सकते, तो हमको ऐसा लगता है भगवान भी इनके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगा, इनकी किस्मत अच्छी करेगा, इनके कर्म इतने अच्छे, इनका व्यवहार इतना अच्छा है लोगों के प्रति। लेकिन इसके बाद भी जब फादर बुल्के के साथ बुरा होते हुए देखा जाता है कि उनकी पीड़ा भरी मृत्यु होती है, तो लेखक के मन में ऐसे प्रश्न जो है नेचुरली आते हैं, क्योंकि प्रायः देखने को मिलता है कि समाज में से बहुत से आदमी मिल जाएंगे जिनका उद्देश्य केवल दूसरों को दुख देना रहा है या उनका जीवन जो है छल प्रपंच यानी धोखा में देने में व्यतीत हुआ, बीता है। उनकी मृत्यु बिना किसी कष्ट के हो जाती है। इसलिए लेखक के मन में यह प्रश्न उभरा होगा कि इस सन्यासी की यातना इतनी यातना भरी क्यों हुई, इस सन्यासी की इतनी यातना भरी पीड़ा भरी मृत्यु क्यों हुई, ये लेखक सोचने पर मजबूर हो गए। आप भी कभी अगर अपने आसपास जीवन में नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि बहुत जो लोगों का व्यवहार उतना उत्तम नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उनके साथ सब कुछ अच्छा फ्लो में होता रहता है। और बहुत लोग हैं ऐसे जिनके बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत अच्छी मेहनत वाले लोग हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे लोग देखकर सोचते हैं, मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं, और ऐसा हमारे काम में कौन सी कमी रहेगी जिसकी वजह से हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे फादर बुल्के के साथ भी हम देख रहे हैं कि उतना अच्छा व्यक्तित्व कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु जो है इतनी यातना भरी हुई, पीड़ा भरी हुई, ये देखकर लेखक जो है बहुत चिंतित हुए। प्रश्न नंबर 2, लेखक के स्मृति पटल पर यानी उनकी यादों में उस सन्यासी के कौन कौन से चित्र बाबर उभलते हैं, उस यानी कि फादर बुल्के।
अब लेखक जो है उनके मन में बुल्के के लिए, फादर बुल्के के लिए जो है उनके मन में कौन कौन सी बातें उनकी याद आती हैं, चित्र कौन कौन से उभरते हैं, दोनों कई एक ही बात है। यानी कि किस तरीके की यादें उनके स्मृति पटल पर आती हैं, कौन कौन सी बातें याद आती हैं, कौन कौन से चित्र उभरते हैं, तो ये सब एक ही बात है कि जब उनको याद करते हैं तो कौन कौन सी बातें याद आती हैं। पहला, एक लंबे पादरी की चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग है जिसका, सफ़ेद झाई मारती बूढ़ी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, बाहें खोल गले लगाने को आतुर यानी कि बेचैन। हम सभी जानते हैं कि फादर बुल्के जो है वो भारतीय नहीं थे, तो वो बाद में बने हैं। इस वजह से जो उनका रूप रंग आकार है उसी हिसाब से है। गोरे रंग के थे, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी थी उनकी, नीली आंखें थी और बाहें हमेशा उनकी खुली रहती थी लोगों को गले से लगाने के लिए, उनका दुख हरने के लिए। ऐसा ही चित्र जो है लेखक के मन में याद आ रहा था, उनकी बातें याद आ रही थी। ऑप्शन यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वह लेखक जो कि आज भी 35 साल बाद उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है, यानी गले लगाने की वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने स्नेह को गले लगाते हुए प्रकट करता है, उस चीज़ को वो याद करते हैं और ऐसा लगता है कि आज भी वो फादर बुल्के के बाहों में ही हैं, जहाँ वो उनको अपने सीने से लगाकर उनको वो सांत्वना दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, परिमल के वे दिन, निर्लिप्त भाव से हंसी मजाक के वे क्षण, यानी कि हंसी मजाक का वो क्षण जहाँ पर वो सब लोग जो है फादर बुल्के के साथ ऐसे माहौल में होने के बाद, किसी भी माहौल में हो तो हंसी मजाक भी होता रहता था। गोष्ठियों की गंभीर बहस, गोष्ठियाँ यानी कि समूह, आप जानते हैं कि लेखक या कवियों का जो समूह होता है उन्हें गोष्ठियाँ कहेंगे। तो इस तरीके की जो समूह हुआ करते थे, परिमल के वे दिन रचना है जो रचनाओं के आधार पर उस दिन को याद किया जा रहा है। उत्सवों संस्कारों में उनकी उपस्थिति, उत्सव यानी त्यौहार, संस्कार यानी जो संस्कार हमारे हिंदू धर्म में अपनाए जाते हैं, भारतीय संस्कृति में है, उन संस्कारों में जब उनकी उपस्थिति होती थी, वो आते थे तो उनके आशीर्वचन यानी आशीर्वाद वाले जो शब्द हैं पुनः पुनः स्मृति में आते हैं, वो बार बार याद आते हैं। चौथा पॉइंट है, लेखक को लगता है इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वे हमारी ओर चले आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, साइकिल हमारे पास रुक गई है और अब साइकिल से वो उतर रहे हैं। इस तरह के चित्र जो है लेखक के स्मृति पटल पर पुनः पुनः बार बार उभर रहे हैं और विलीन यानी उनमें घुल जा रहे हैं, और इस तरीके से लेखक जो है फादर बुल्के को याद करते हुए दिखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य अन्य बहुत सी बातों को भूल जाता है किंतु दूर रहकर भी माँ के स्नेह को नहीं भूला पाता है। व्यक्ति अपने में ना जाने कितने भी बदलाव कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो बहुत सारे बदलाव करके अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। और फादर बुल्के जो है उन्होंने अपनी जो मातृभूमि है उसको भी बदल दिया है, और उसके बाद भी जब आज वो अपने ऐसे व्यक्तित्व के साथ दूसरी ज़मीन पर हैं तो भी वो अपनी माँ के स्नेह को भुला नहीं पा रहे हैं। सन्यासी फादर बुल्के भी अपनी माँ को नहीं भूल पाते, उनकी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। लेखक फादर के बारे में बताता है कि वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। लेखक जब फादर बुल्के से बात करते हैं, फादर बुल्के उनको ये बताते हैं कि उनको उनकी माँ की याद आती है, तो लेखक अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी रचना में लिखते हैं और बताते हैं लेखक कि फादर के बारे में बताते वो कहते हैं कि अक्सर जो है फादर बुल्के भी अपनी माँ की स्मृति, उनकी यादों में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को चिट्ठियाँ दिखाते थे, यानी जो उनके सबसे प्रिय मित्र थे जिनका नाम था डॉक्टर रघुवंश, वो उनको अपनी उस चिट्ठियों को दिखाते थे जो उनकी माँ की तरफ से आते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनके मन में नहीं था, यानी वो अपने पिता को और भाइयों को उतना प्रेम नहीं करते थे या फिर उनके साथ इतना अटैचमेंट नहीं थी या लगाव नहीं था, जिसकी वजह से वो उतना नहीं याद करते थे जितना माँ को याद करते थे। वे भारत में बस जाने के बाद भी अपनी मातृभूमि और माँ को नहीं भूल पाए थे। अतः स्पष्ट है कि सन्यासी होकर और लंबे समय तक माँ से अलग रहकर भी माँ को ना भुलाना स्पष्ट करता है कि माँ का स्नेह और स्नेह की पराकाष्ठा है, यानी कि वो अपने स्नेह को जो सबसे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, जो सबसे ऊंचा प्रेम और इस है वो है अपनी माँ का स्नेह दिखाते हुए यहाँ पर दिखते हैं। प्रश्न नंबर 4, फादर बुल्के भारतीयता में रच बस गए हैं, यानी कि वह संपूर्ण रूप से भारतीय हो गए, चाहे उनका पहनावा हो, चाहे उनका रहन सहन हो, चाहे उनकी बोली हो, हर तरीके से वो अपने आप को भारतीय बना चुके हैं। ऐसा उनके जीवन में कैसे संभव हुआ होगा, यानी उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, ये संभव कैसे हुआ। फादर बुल्के जो है वो निश्चित ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे, बहुत ही
जो आप कह सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति थे, पहुँचे हुए व्यक्ति थे। भारत में आकर भारतीय संस्कृति के बारे में जानने की जो उनके मन में उत्कट, बहुत बेचैन कर देने वाली जो जिज्ञासा होती है वो रही होगी। यानी आपके मन में जब तक किसी भी चीज़ को जानने की बहुत ही बेचैन कर देने वाली उत्सुकता नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, तब तक आप इस लेवल तक किसी भी चीज़ को नहीं पहुंचोगे। तो फादर बुल्के में वो उस लेवल तक उनमें ये जिज्ञासा थी कि उनको ये भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है, उनमें घुलना मिलना है, रचना बसना है। इसलिए फादर बुल्के जो है भारतीय हो गए। फलस्वरूप उन्होंने हिंदी और संस्कृत को सीखा और इनके साहित्य का विधिवत अध्ययन किया। साहित्य यानी उनके लिटरेचर को, भारत की संस्कृति को अपनाने के साथ उन्होंने हिंदी और संस्कृत को पढ़ा और उसके लिटरेचर को पढ़ा और उसको नियम से उसका अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने स्थान स्थान पर बिखरे भारतीय संस्कृतियों के सूत्रों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। जब उन्होंने लिटरेचर पढ़ा, आप सभी को पता है लिटरेचर जो है वो हमारी संस्कृति को का आईना है, यानी हमारी संस्कृति की जानकारी देता है। तो बिखरे हुए भारतीय संस्कृति के जो सूत्र हैं उनसे वो प्रभावित होते हैं जब लिटरेचर को पढ़ते हैं, और उससे प्रभावित हुए बिना वो रह नहीं पाए और चल पड़े उसी राह पर। फिर तो उसी में वो रच बस गए। हिंदी में उन्होंने एमए किया, फिर अपने शोध प्रबंध में राम कथा का चयन किया। यानी कि आप जब देखेंगे कि पीएचडी की जाती है, बहुत हायर एजुकेशन ली जा रही है। हायर एजुकेशन में क्या होता है कि आपको उस पर थीसिस लिखनी होती है, शोध करना पड़ता है। तो उन्होंने उसमें जो विषय लिया वो ये लिया राम कथा का चयन किया उन्होंने। राम के आदर्शों को जानते गए और उस महानायक के चरित्र से अवश्य ही प्रभावित हुए होंगे और उन्हें ही अनुकरणीय और आदर्श पुरुष मानने लगे होंगे। अनुकरणीय यानी कि नकल करने योग्य। यानी उन्होंने राम के विषय में पढ़ा, शोध किया, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जाना। फिर उन्होंने राम श्री राम जो हैं उनकी जैसे आचरण को अपनाने के लिए उनका अनुकरण किया और उन जैसा आदर्श पुरुष मानने लगे होंगे। फिर तो आदर्श पुरुष मानकर थोड़े से उन व्यवहारों को अपनाने की कोशिश की होगी। फिर तो भारतीयता में उन्होंने पूरी तरह से वो रच बस गए और इस तरीके से फादर बुल्के जो है वो भारतीयता में रच बस गए और भारतीय होने की उन्होंने जो भरपूर कोशिश की है उसमें वो कामयाब होते हुए भी दिखे। प्रश्न नंबर 5, हिंदी की दुर्दशा पर फादर बुल्के के हृदय से एक चीख सुनाई देती है और आश्चर्य भी। फादर बुल्के जो है वो भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें जो भारतीयता के गुण अपनाने की जो आप कह सकते हैं उत्कट जिज्ञासा थी वो दिखती थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो सारी कोशिशें की। और उसके बाद जब उन्होंने देखा भारतीयों में हिंदी के प्रति इतना मायूस पना देखा उन्होंने, तो उसको देखकर उनके हृदय से एक चीख यानी दुख निकलता था और वो हैरान भी होते थे कि जिस देश की भाषा है उसी देश के लोग उसकी इज्जत नहीं करते। क्यों, कैसे, क्या कारण थे इसके पीछे? फादर बुल्के का आश्चर्य ही जो है वो चीख में बदल जाता है, यानी वो हैरान होते हैं और उनकी ये हैरानी जो है वो शोर मचाती हुई दिखती है। उन्हें वेदना में कराहते देखा जा सकता था जब वे देखते थे कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा यानी उसकी बुराई कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। उनके हृदय से स्वाभाविक चीख निकलती थी जिसे हर मंच पर सुना जा सकता था। यानी कि जब भी फादर बुल्के को मौका मिलता था मंच पर आने का, तो मंच पर आकर अपने इस दुख को वो निकालते थे कि भारतीयों का जो हिंदी भाषा है वो उनकी पहचान है और वो उसी पहचान को वो अपनी भुलाना चाह रहे हैं, उसी की बुराई कर रहे हैं। उन्हें आश्चर्य होता था कि जिस देश की मातृभाषा ही हिंदी है, फिर वह उस देश की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। यानी हिंदी जो कि उनकी पहचान है उसके बाद भी वो उनकी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है। वे जानते थे, उन्होंने अध्ययन किया था कि हिंदी में सुसंस्कृति के जो सूत्र बिखरे पड़े हैं वे अन्यत्र नहीं है, कहीं और नहीं है। अपने ही लोगों द्वारा उसके महत्व को नकारने पर उन्हें आश्चर्य होता था। अपने ही लोगों, हमारी ही भाषा हिंदी है, हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं वो उसको इतने चाव से सीख रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखकर फादर बुल्के जो बहुत हैरान होते थे कि यहाँ जिसकी अपनी भाषा है वो उसको इतनी उपेक्षा की नज़रों से देख रहा है, उसे अपनाना नहीं चाहता है, वो सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान लेना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हैरान करती थी उनको। प्रश्न नंबर 6, उनकी अंतिम यात्रा पर उमड़ती हुई भीड़ और तरल आंखों को देखकर आपके मन में क्या आश्चर्य होता है? जब हमने पाठ में पढ़ा तो पाठ में बताया लेखक ने कि उनकी अंतिम यात्रा यानी फादर बुल्के जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंतिम यात्रा पर इतनी उमड़ती हुई भीड़ जो देखी गई है, यानी
फादर बुल्के ने भारतीयता होने के जो गुण अपनाए और उसके बाद जो लोगों को जोड़ा है अपने से, जो रिश्ते बनाए हैं, उस रिश्तों को बनाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी अंतिम यात्रा पर दिखी। तरल आंखें यानी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर आपके मन में क्या आश्चर्य होता है? आप क्या सोचते हैं? आश्चर्य होता है कि वह व्यक्ति कितना महान होगा, सहृदय होगा, जिस उसमें ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण इतनी दूर से दूसरे देश में आए हुए व्यक्ति के प्रति लोगों में इतना लगाव था। यानी लोग हैरान होते थे कि दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर भारत में आकर भारतीयता को अपना लेता है और उसने ऐसा लोगों से कनेक्ट बनाया कि लोग उसकी उमड़ती हुई भीड़ उसकी अंतिम यात्रा पर देखते हैं और इतना लगाव जो यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं बना पाया, बाहर से आने वाला व्यक्ति बनाने में कामयाब हो गया। लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी विशेषता थी कि उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर बरबस एकदम से ही मतलब लोग जो है चले आए बिना कुछ सोचे समझे और अपने आंसुओं को वो रोक ना सके। उनकी अंतिम यात्रा में जैनेन्द्र, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन इलाहाबाद से आए। डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जैसे विज्ञ जनों की उमड़ती भीड़ को देख मन में आश्चर्य होता है। फिर स्वयं उत्तर मिलता है कि उनके हृदय में लोगों के लिए उमड़ता आत्मीय स्नेह ही था जो लोगों को यहाँ तक खींच लाया। अब इन जितने लोगों को नाम बताया गया है, आप अपने मान लीजिए आप एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को जान गए, दोस्त बन गए हैं, लेकिन वो दोस्त भी कब तक रहेंगे? जब तक आप स्कूल में रहेंगे। दूसरे स्कूल में होने पर, कॉलेज में होने पर वो लोग बिछड़ जाते हैं, फिर आपके नए दोस्त बन जाते हैं। लेकिन फादर बुल्के के साथ क्या है, एक बार जो रिश्ता बना वो उसको बनाकर रखते थे, वो बना हुआ रहना चाहिए रिश्ता, और उसके लिए वो हर एक कोशिश करते थे जितनी वो कोशिश कर सकते थे, जिसकी वजह से ऐसे सभी लोग जिनके नाम गिनाए गए हैं वो उनकी अंतिम यात्रा पर बिना कुछ सोचे समझे, चाहे कोई कहीं पर भी हो, वो चला आता है भागा भागा। तो ये बात है यहाँ पर बताने का मतलब है कि उस व्यक्ति में इतनी आत्मीयता थी। आत्मीयता जो है वो सिर्फ भारत में देखने को मिलता है, उसकी संस्कृति में देखने को मिलता है। बाहर से आए हुए लोग तो यहाँ पर उस चीज़ को देखकर और अट्रैक्ट होते हैं। फादर बुल्के जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने ये सब चीज़ें देखी और वो इतने ज़्यादा माहिर हो गए इन सब चीज़ों में कि यहाँ पर रहने वाला, इसी धरती पर रहने वाला व्यक्ति आज तक उन चीज़ों में विशेष नहीं हो पाया, गुणी नहीं हो पाया। लेकिन फादर बुल्के ने इतनी आत्मीयता अपने अंदर ले आए थे कि लोग उनको, हर एक व्यक्ति जो उनसे जीवन में कभी एक बार भी जुड़ा होगा वो उनका होकर रह जाता है। प्रश्न नंबर 7, प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ये जो पाठ हमने पढ़ा है फादर बुल्के के विषय में, जिनके विषय में बताया गया कि वो बाहर देश से आए हैं और भारतीयता को अपनाया है उन्होंने, और हर एक भारतीय गुण को उन्होंने अपनाया, और किस तरीके से वो इतने आत्मीय व्यवहार के थे कि हर एक व्यक्ति जो उनसे जीवन में एक बार जुड़ जाता तो वो जुड़ जाता था। और उनकी अंतिम यात्रा पर लोग देखते हैं कितनी भीड़ उमड़ आई है, और लेखक का हैरान होना कि इतना बेहतरीन व्यक्तित्व होने के बावजूद भी उनकी इतनी पीड़ा भरी मृत्यु क्यों होती है। ये सारी चीज़ें बताई गई हमें। तो इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है? लेखक फादर कामिल बुल्के के अनुकरणीय चरित्र से परिचय कराकर, अनुकरणीय यानी कि जिस राह पर आप भी चल सकते हैं, ऐसे चरित्र से परिचय वो कराते हैं। मानवीय करुणा यानी मानवता के प्रति उनके हृदय में जो करुणा होती है, भारतीयता की महानता है, उसमें भारतीय संस्कृति को लिए हुए हैं जिसकी महानता दिखती है उनके व्यक्तित्व में। अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति दायित्व और गौरव का संदेश देना चाहते हैं, जो फादर कामिल बुल्के के जरिए वो बताते हैं कि हमें हमारे ही देश में रहकर हमें अपनी ही संस्कृति की इज्जत किस तरीके से करनी है, जिसका अनुकरण करके फादर कामिल बुल्के जो है वो अपने चरित्र से परिचय उनके माध्यम से कराकर मानवीय करुणा को दिखाया जाता है, भारतीयता की महानता, उनकी जो अपनी मातृभाषा है उसके प्रति जो दायित्व है, गौरव है, उसका संदेश देना चाहते हैं। वो बता देना चाहते हैं कि विदेश से आकर एक व्यक्ति दया, करुणा, ममता का हमें पुनर्स्मरण कराता है, यानी पुनः याद कराता है हमें उसे, कि हमारे दिल में, हृदय में दया होनी चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए, और जिससे लोगों का भला करना चाहिए, जिसे भारतीय भूल चुके हैं। फादर द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्यों की याद दिलाते हुए लेखक कहता है कि इतनी दूर से आकर एक आदमी के अस्तित्व के लिए प्रयास ही नहीं करता, इतनी दूर से आकर एक आदमी हिंदी के अस्तित्व के लिए प्रयास ही नहीं करता, अपितु हिंदी के गौरव के गीत भी गाता है, और हम स्वयं हिंदी की उपेक्षा करते हैं। लेखक पाठ में बताते हैं कि हम भारतीय होने के बावजूद भी हिंदी की वो इज्जत नहीं करते जो बाहर से आने वाला एक व्यक्ति उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी वो मौजूद रहे,
भारतीय संस्कृति में उसके लिए प्रयास ही नहीं करता, बल्कि उसके गौरव का गीत भी हर व्यक्ति से गाता हुआ दिखता है और वो हिंदी की उपेक्षा नहीं करते हैं। और इस तरीके से जब भी उन्हें कभी मंच मिलता तो वो भारतीय गुणों की और भारतीयता के गुणों की और उसके बाद हिंदी के प्रति जो उनका दुख दर्द यहाँ देखकर लोगों के प्रति जो लोगों ने उसके प्रति अपनी उपेक्षा जाहिर की है, उसका जो गुस्सा है वो निकालते हुए दिखते हैं। और इस तरीके से वो हर एक चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है कि भारत के प्रति यहाँ पर आके जो उनका प्यार था फादर कामिल बुल्के का, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीयता को अपनाया। कामिल बुल्के के जरिए लेखक जो है बताते हैं कि बाहर से आया व्यक्ति जो इतनी इज्जत कर रहा है, भारतीय संस्कृति के गुणों को बखान रहा है, उसको अपना रहा है, और यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति स्वयं उसकी उपेक्षा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हमें संदेश मिलता है इस पाठ के माध्यम से। प्रश्न नंबर 8, आप फादर कामिल बुल्के के आदर्श जीवन के किस कार्य से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जिसके कारण वो आपके लिए प्रशंसनीय हो सकते हैं। यानी फादर कामिल बुल्के के बारे में बहुत कुछ बताया गया, उनका जो आदर्श भरा जीवन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला, आपको इम्प्रेस करने वाली चीज़ कौन सी लगती है, जिसके कारण से वो आपके लिए प्रशंसनीय, जिसके कारण से आप भी उनकी बड़ाइयाँ कर सकते हैं। फादर बुल्के का जीवन जो है अनुकरणीय आदर्शों से पूर्ण था, यानी कि ऐसे आदर्शों से भरा था जिसकी राह को पकड़कर हम भी चल सकते हैं। उनके द्वारा राम कथा पर शोध करना सबसे अधिक प्रभावित करता है कि पादरी संस्कृति को मानने वाले बुल्के ने राम के चरित्र को आदर्श मानकर शोध किया। यानी कि वो पादरी थे, उसके बाद भी उन्होंने राम के चरित्र के आदर्श पर शोध किया। दूसरा, हिंदी भाषी ना होकर हिंदी के लिए पूर्ण मन से कार्य किया। दोनों ही कार्य जो हैं चकित, हैरान कर देने वाले थे। तो ये जो है हमें फादर कामिल बुल्के के आदर्श जीवन से ऐसी अनुकरणीय आदर्श है जो हम उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए जो कार्य किए उन्हें लिखिए। पाठ में लेखक ने हमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो फादर कामिल बुल्के ने भारतीयता को अपनाते हुए उनके लिए कार्य भी किए हैं। साथ में उन सारे पॉइंट्स को हमें बताने हैं इस उत्तर में। फादर बुल्के की 73 वर्ष की आयु के 47 वर्ष भारत में व्यतीत हुए, यानी वो 73 साल के थे और 47 साल उन्होंने भारत में बिताए हैं। उन्होंने इस दौरान पहला, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 ईस्वी में शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास पर पूरा किया। इन्होंने अपनी इस शोध को पूरा किया राम कथा के विषय में। दूसरा, उन्होंने ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से हिंदी रूपांतरण किया। आप देख सकते हैं अनुवाद किया है उन्होंने हिंदी में। किस रचना का? ब्लू बर्ड का उन्होंने नील पंछी के नाम से उसका हिंदी रूपांतरण तक किया है। तीसरा, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे थे। आप देखेंगे कि हिंदी और संस्कृत विभाग के वो अध्यक्ष भी थे। चौथा पॉइंट है, प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। जो सब प्रसिद्ध है हिंदी और अंग्रेजी डिक्शनरी, कोश का मतलब होता है डिक्शनरी। बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया उन्होंने। और ये मुख्य काम उन्होंने भारत में रहते हुए जो उन्होंने 47 साल बिताए हैं, 73 साल के वो थे। प्रश्न नंबर 10, भारत आने का कारण पूछने पर फादर बुल्के का क्या उत्तर होता था या फिर वो क्या उत्तर देते थे? फादर बुल्के भारत आने का कारण प्रभु की इच्छा बताते थे, यानी कि सब कुछ नेचुरली हुआ है। वो इसमें भगवान की मर्जी मानते हैं कि वो जो भी कुछ हुआ कोइंसिडेंस था, भगवान की मर्जी थी, इस वजह से वो आ गए हैं। वे लेखक से बताया करते थे कि माँ ने तो मेरे बचपन में ही हाथ से निकल जाने की घोषणा कर दी थी। यानी जो फादर कामिल बुल्के हैं उनकी माँ ने तो बचपन में ही ये चीज़ भाप ली थी कि ये हाथ से निकल जाएगा हमारे। मेरे सन्यासी यानी पादरी बनने की इच्छा ना जाने कैसे तीव्र होती चली गई और इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर संन्यास लेने की इच्छा से मैं धर्म गुरु के पास पहुंच गया और नियम के अनुसार भारत जाने की इच्छा व्यक्त की। फिर मैं संन्यास लेकर भारत चला आया। यानी कि फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष तक आ चुके थे, उसके बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ा, संन्यास लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वो धर्मगुरु के पास पहुँचे, नियम के अनुसार भारत जाने की उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया और फिर वो संन्यास लेकर भारत चले आए। ये उनकी कोशिश थी, ये उनकी उत्सुकता थी भारत के प्रति। प्रश्न नंबर 11, फादर बुल्के ने अपने परिवार और माँ के बारे में क्या बताया है? फादर ने अपने भरे पूरे परिवार के बारे में बताया कि परिवार में 2 भाई हैं, 1 बहन है तथा माता पिता हैं।
पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं है उनका। पिता व्यवसायी हैं यानी कि बिजनेसमैन है। एक भाई पादरी हो गया है और दूसरा भाई काम करता है। उसका परिवार है। एक बहन है जो बहुत जिद्दी है, उसने बहुत देर से शादी की थी। अपने परिवार में मुझे माँ की बहुत याद आती है जो अक्सर पत्र लिखती रहती हैं। तो माँ जो है उनको बहुत याद आती हैं जो उनको लेटर लिखती रहती हैं। प्रश्न नंबर 12, लेखक ने फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया सदृश यानी समान क्यों कहा है? देवदार के वृक्ष की जो छाया होती है उसके समान जो है फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति को क्यों मानते हैं लेखक? छाया का मतलब होता है कि एक साया बने रहना। आप मान लीजिए कि जैसे कि घर में बड़े लोग हैं, बड़े हैं हमसे, जो हम किसी मुसीबत में होते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे हम समझ जाते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, वो हमें बचा लेंगे। वैसी ही होती है किसी और की उपस्थिति आपके जीवन में जब वो अपने व्यवहार से शामिल कर देता है। लेखक ने फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया के सदृश यानी समान इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार देवदार का विशाल एवं छायादार वृक्ष अपनी शीतल छाया, अपनी ठंडी छाया से दूसरों की थकान को दूर करता है, हर लेता है, उसी प्रकार फादर का जो विशाल व्यक्तित्व है उससे उनसे मिलने वालों को शांति देता है, सुकून देता है, आशीर्वाद देता है, प्यार देता है और अपनापन से भर देता है। इसलिए उनसे मिलने के बाद हर एक व्यक्ति उनको अपना मान लेता है। प्रश्न नंबर 13, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति से अत्यंत प्रभावित थे। फादर बुल्के जो है वो भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करते थे, उनको इतना अट्रैक्ट किया जिसकी वजह से वो भारतीय गुणों को उन्होंने अपना लिया, वो भारत में ही आ गए। पाठ के आधार पर लिखिए कि ऐसे कौन किस तरीके से प्रभावित हुए, क्यों हुए, जो है वो कारण बताने हैं। फादर बुल्के को विद्यार्थी जीवन में ही भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो गया था, यानी वो जब स्कूल लाइफ में थे, अपनी विद्यार्थी थे, तभी उनको इस भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो गया था। तभी तो उन्होंने सन्यासी बनने और भारत आने का दृढ़ यानी कि एक मजबूत संकल्प ले लिया था उन्होंने, यानी उन्होंने ये चीज पक्की कर ली थी कि उनको भारत जाना है। वो अपनी जन्मभूमि बेल्जियम को छोड़कर, उनकी जन्मभूमि क्या थी? बेल्जियम थी। उन्होंने अपनी इस जन्मभूमि को छोड़कर भारत आ गए और हिंदी के साथ साथ भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया तथा राम कथा को अपने शोध प्रबंध का विषय भी बनाया और उन्होंने जीवन भर के लिए भारत को अपनी कर्मभूमि बना लिया। जन्मभूमि क्या होती है? जहाँ पर आपका जन्म होता है। कर्मभूमि क्या होती है? जहाँ पे आप कर्म करते हैं, यानी काम करते हैं और काम करके अपने जीवन को चलाते हैं। तो फादर कामिल बुल्के ने जो ये बेल्जियम जो है ये इनकी जन्मभूमि है और भारत जो है वो उनकी कर्मभूमि थी। प्रश्न नंबर 14, नम आंखों का गिनना स्याही फैलाने जैसा है, ऐसा कब और क्यों कहा गया है? ये पंक्ति जो है क्यों कही गई है कि नम आंखों का गिनना, यानी कितनी नम आंखें हैं, इनको गिनना जो है स्याही फैलाना जैसा है। स्याही फैलाने का मतलब कि स्याही को एक बार फैल गई तो कितना फैलती चली जाती है, उस जैसा है। तो नम आंखों को यहाँ पर अगर आप गिनते चले जाओगे तो उसकी गिनती खत्म नहीं हो पाएगी। ये पंक्ति कब और कहाँ बोली गई है? नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है, ऐसा फादर बुल्के की मृत्यु के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय यानी कि जो ग्रुप, यानी बहुत बड़ा जो जन समुदाय आया था, लोगों की जो एक भीड़ आई थी, उसको देखकर कहा गया था। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि फादर बुल्के अपने मिलने वालों से बेहद आत्मीयता रखते थे, यानी फादर बुल्के जिससे मिलते थे वो उससे बहुत ही प्रेम से रहते थे और उसके रिश्ते को बनाए रखते थे। वो अत्यंत मिलनसार यानी बहुत मिलजुल कर रहने वाले, स्नेह वाले थे, इसलिए उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, जिन्हें गिनना व्यर्थ था, यानी जिसको गिनना बेकार था। अब जितने लोगों को गिनते नम आंखों वालों को, वो उनकी गिनती खत्म ही नहीं हो पाती। इसलिए ये पंक्ति बोली गई कि नम आंखों का गिनना स्याही फैलाने जैसा है। इसका अर्थ समझें आप, स्याही फैल जाती है तो आप उसको जितना भी सफाई करेंगे तो उसको मिटा पाना मुश्किल है और उस कहाँ तक वो फैलती चली जाती है वो आप भाप भी नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से नम आंखों यानी रोती हुई आंखों को गिनना जो है मुश्किल है। जब ये तब बोला गया जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई और उस पर अपार भीड़ देखी गई लोगों की। प्रश्न नंबर 15, फादर ने हिंदी के उत्थान यानी उसको ऊपर उठाने के लिए हजारों भारतीयों से भी बढ़कर प्रयास किया। भारतीयों की जो मुख्य भाषा जो आप देखेंगे कि हिंदी है, वो उसको किस तरीके से उपेक्षा की नज़रों से देखते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं।
हजार भारतीय भी उसके लिए अगर वो कोशिश कर ले तो हिंदी का जो अपना मुकाम है वो कहीं और हो। लेकिन फादर जो कि भारतीय ना होने के बावजूद भी अकेले अपने दम पर उसके उत्थान के लिए जो कोशिश करते हुए दिखे पाठ के माध्यम से, वो कितना हजार भारतीयों से भी बढ़कर कैसे है, इससे आप कितना सहमत हैं हमें ये बताना है पाठ के आधार पर। फादर बुल्के ने भारत आकर हिंदी का गहन अध्ययन किया और राम कथा को शोध प्रबंध का विषय बनाते हुए शब्दकोश यानी डिक्शनरी की रचना तक की। इसके अलावा वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान दिलाना चाहते थे। हिंदी जो कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है, वो चाहते थे कि वो हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बन जाए और उस गौरवपूर्ण स्थान को दिलाना चाहते थे उसे। वह अपनी इस चिंता को कई मंचों से व्यक्त करते हुए भी नजर आ चुके थे। वे हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी के प्रति उपेक्षित यानी कि गलत नज़र, उपेक्षित भरी, बुराई भरी नज़र से जो देखते थे उसके दृष्टिकोण को अपनाने से भी दुखी थे। यानी भारतीयों का हिंदी के प्रति जो उपेक्षा भरी सोच थी, नज़र थी, उससे वो बहुत दुखी थे। प्रश्न नंबर 16, फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी? हिंदी के विषय में वो क्या सोचकर परेशान हुआ करते थे, क्या चिंता थी उन्हें? पहली चिंता ये थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना। दूसरी चिंता थी हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा से उत्पन्न चिंता, यानी हिंदी बोलने वाले व्यक्ति जिनकी अपनी ही भाषा है वही उसकी उपेक्षा करते थे यानी बुराई करते थे। वो देखकर उनकी जो चिंता उत्पन्न होती थी वो उनकी मेन मुख्य जो चिंताएं हुआ करती थी वो उनकी चिंता थी। तो यहाँ पर इस पाठ से संबंधित यहाँ पे हमने 16 प्रश्न किए हैं जो आपके पाठ से लिए गए हैं, पाठ से संबंधित है। पाठ को एक बार जरूर समझें प्रश्नों को समझने से पहले, जिससे कि आप परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप उसके उत्तर देने में सफल हो सके। और आई होप कि आपको ये इस वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए गए